राम राम जी दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द न्यूज़ फ्लिक्स पर। दोस्तों, जैसा कि कल भी हम लोगों ने बात की थी संभल में के ज़िले की चंदौसी तहसील में जो बावड़ी निकली है। हालांकि अभी उसमें खुदाई जारी है और पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से उसमें खुदाई चल रही है और उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें खुदाई आगे बढ़ रही है तो उसमें और जानकारियाँ निकल कर बाहर आ रही हैं। और ज़्यादा जो अभी तक तो ये था कि उसमें 4 5 या 8 कमरे हैं, लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसमें लगभग 4 से 5 कुएं होने की संभावना है और उसके साथ 12 तक कमरे हो सकते हैं। चलिए, ये तो खुदाई चली रही है, धीरे धीरे पता चलेगा और इसमें आगे और जानकारियां हम सब लोगों के सामने आती रहेंगी। अभी तो उसमें काम चल ही रहा है और सरकार उस पर अपनी नज़र बनाए हुए है। और उसके साथ ही जो ये इस पूरी विरासत है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक रूप में समृद्ध क्षेत्र है जो संभल का, और उसमें कई प्राचीन धरोहरें मौजूद मौजूद हैं। ठीक। और जो बावड़ी इसमें निकली है वो जन संरक्षण के लिए बनाई जाती है। ये तो आपको पता ही है कि बावड़ियाँ जितनी पहले बनती थी उनका काम होता था जल संरक्षित करना ऐसे समय के लिए कि यदि कभी अ, सूखे जैसी या कोई ऐसी समस्या आ जाए कि हमारे पास जल की व्यवस्था ना हो, तो उस स्थिति में लोगों को दिक्कत ना हो तो इन बावड़ियों में जल संरक्षित किया जाता था। और इनको सामाजिक जो एक अ, सौहार्द है उसका भी सूचक माना जाता था। तो अब बात करते हैं संभल में जिस तरीके से जब से मस्जिद का जामा मस्जिद का सर्वे शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक जो जो घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं में जिस तरीके के साक्ष्य निकल के आ रहे हैं और उन्हीं घटनाओं के आधार पर जहाँ जहाँ पुराने लोग से मेरा मतलब उन लोगों से है जिनकी उम्र आज लगभग 60 साल के आसपास है, और उनकी नज़र में उनके सामने जब कहीं भी कोई मंदिर हुआ करता था और वो मंदिर धीरे धीरे वहाँ से गायब हुआ, यानी अतिक्रमण के द्वारा उस मंदिर को गायब किया गया। तो अभी आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर में भी निकला, बरेली में भी निकला, कानपुर में भी निकला। ठीक। ऐसे ही एक मसला आया है, उसमें कब्रिस्तान के अंदर शिवलिंग निकला है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, और जो हरिहर मंदिर है शाही जामा मस्जिद में संभल की, जिसका दावा किया जा रहा है, उसमें भी उसके सबूत कहाँ कहाँ मिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो है जो इनके पूर्वज रहे हैं शांति दूतों को, उनमें एक किताब है आईने अकबरी। ठीक। उसमें भी इस विष्णु जी के मंदिर का जिक्र है। ठीक। और जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो भगवान विष्णु का 10वां अवतार है वो संभल में एक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा, और जो शेख फरीद शंकरगंज के उत्तराधिकारी जमाल का विश्राम स्थल है। तो ये सारी चीज़ें प्रूवन है। 1875 में एएसआई की रिपोर्ट मौजूद है। अभी इन सबको छोड़ देते हैं, हम ऐसी इन पे बात नहीं करते, इन सब पे बात हो रही है लगातार, करने के लिए सरकार भी आगे आई हुई है। लेकिन मूल बात यह है, अब ये जो बावड़ी निकली इसका होगा क्या। पहले तो अभी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 250 से 300 या 150 या 200 साल पुरानी है, लेकिन अभी तो इसकी खुदाई जो चल रही है, और जब इसकी खुदाई उस स्तर तक हो जाएगी जब इसकी जांच करना संभव होगा। और जांच कौन करेगा? जांच का तो अधिकार सिर्फ एक ही के पास है, जो पुरातन सर्वेक्षण विभाग है या जो एएसआई जिसको कहते हैं, इसकी जांच वो करेगी और जांच करके वो ही बताएगी कि ये बावड़ी वास्तविकता में कितनी पुरानी है। और इस बावड़ी का किसी जो हिंदू राजा की डायनेस्टी है क्या उसी से संबंध है? हालांकि उनके जो वंशज हैं, राजा सहसपुर के राजा के जो वंशज हैं, उनकी एक पौत्री हैं, उन्हीं के पारिवारिक पौत्री हैं, रानी सुरेंद्र बाला की प्रपौत्री शिप्रा। उन्होंने भी आकर इस पर अपना वक्तव्य दिया है कि ये उनके फोर फादर्स की प्रॉपर्टी थी जिसको उनके फादर ने सेल ऑफ कर दिया था। तो वो जिनको सेल ऑफ किया था वो एक बिल्डर हैं बदायूं के, उनको सेल ऑफ किया था। तो ये अब सारा मामला सरकार के पास जाएगा, सरकार से मतलब कोर्ट के पास जाएगा। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। पहली चीज़, एक चीज़ स्पष्ट जान के चलिए, जहाँ भी कहीं भी खुदाई होती है, जहाँ भी कहीं भी कुछ मसला होता है, उसमें सरकार सीधे इंटरफेयर नहीं करती है। कोई याचिकाकर्ता जब याचिका अपनी डालता है, उस याचिका का क्रियान्वयन क्रियान्वयन करना
उस पर अपना आदेश देना, उस पर सुनवाई करना अदालतों का काम है। अदालतों के आदेश का पालन करना सरकार का काम है। तो यहाँ पर भी सरकार अदालत का आदेश पालन कर रही है, ना कि अपनी तरफ से उसने ये कार्रवाई की है। पहली चीज़ तो ये बिल्कुल सभी को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि संभल में या मुजफ्फरनगर में या कानपुर में या बरेली में या और भी प्रदेश में या देश में किसी भी जगह कोई भी कानूनी प्रक्रिया होती है, तो उसमें जब तक न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को कोई आदेश, याचिकाकर्ता के आधार पर न्यायालय सरकार को कोई आदेश नहीं देता इस तरीके के कार्रवाइयों में, तब तक सरकार अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करती। सरकार अपनी तरफ से कार्रवाइयाँ कब करती हैं? जब सरकार को लगता है कि यहाँ जो यथा स्थिति है वो यथा स्थिति वैसी नहीं बनी हुई है, तब सरकार अपनी तरफ से उसमें हस्तक्षेप करती है। आपको इस बात की तो खूबी जानकारी है कि जब तक कोई झगड़ा नहीं होता तब तक पुलिस नहीं आती है। तो जब झगड़ा होता है तो पुलिस को बुलाया जाता है। तो पुलिस को बुलाता है उसका मतलब कोई ना कोई तो है शिकायत करता। जब एक व्यक्ति शिकायत करता है तब उस शिकायत के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करती है। तो वैसा ही यहाँ पर है। सरकार पूरा सिस्टम है किस लिए है? जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया हुआ सिस्टम है। ये बात आपको समझनी चाहिए। तो यहाँ भी बार बार जो सरकार का नाम लिया जा रहा है, हाँ, बस इस सरकार में एक बदलाव है जो पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं था। वो बदलाव है नियति का, वो बदलाव है नियत का। जैसे पूर्व में सरकारें डर की वजह से वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति कह लीजिए या अपनी सत्ता का एक कह लीजिए कि सेफ, अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करती थी जिनसे समाज के अंदर एक ये मैसेज जाए कि वो एक वर्ग विशेष के साथ खड़ी हुई हैं। यानी जैसा और सरकारें करती थी, हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है, जो और सरकारें करती थी वो भी यही करती थी। वो क्या करती थी? वो करती थी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। मौजूदा सरकार कर रही है जो हमारी पौराणिक विरासत है, जो पुरातन संस्कृति है, उसको संरक्षित करने की जो राजनीति नहीं, जो हमारा धर्म है, जो हमारा अधिकार है, उसको संरक्षित करने का काम कर रही है सरकार। तो इसलिए पूर्व में जो सरकारें थी वो तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, लेकिन मौजूदा सरकार और सरकार के मुखिया वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साफ साफ कि अगर आपका अधिकार है, अगर आपकी ये पूर्व की विरासत है, आपके पूर्वजों की धरोहर है, तो वो उन लोगों को मिलनी चाहिए, उन लोगों के पास जानी चाहिए जो उसके हकदार हैं, जो उसके उत्तराधिकारी हैं, ना कि उस धरोहर का या उस विरासत का अतिक्रमण होना चाहिए। अब ये बावड़ी उन लक्ष्मणगंज जो इलाका है चंदोसी का, उसमें मौजूद थी। और जो कौशल किशोर हैं, सनातन संघ है एक, उसके प्रांत प्रचारक हैं, उन्होंने ये याचिका डाली। तो जाहिर सी बात है उनको पता होगा कि यहाँ पर बावड़ी रही होगी। और उसी में एक वहाँ के लक्ष्मणगंज के ही लोकल निवासी हैं रमेश सिंह राघव। कल वीडियो भी मैंने आपको लोड किया था, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो बता रहे हैं कि इस जो राजघराना है सहसपुर का, उसमें उनके जो फोरफादर थे, यानी उनके जो दादा थे, वो मैनेजर हुआ करते थे। तो उनका इस बावड़ी में आना जाना था। तो इसका मतलब ये था कि ये ज़मीन तो, और बताया जाता है कि आसपास ये जो बावड़ी है इसके आसपास उनकी 300 बीघे ज़मीन थी। ठीक, अब 300 बीघे ज़मीन थी, इस ज़मीन को बेचा गया। तो मैंने कल भी आपको बताया कि उसमें बावड़ी शामिल थी या नहीं थी, जो कि हम वहाँ के जिलाधिकारी हैं, उनका कहना है ये बावड़ी जो है पंजीकृत है, पूरी जगह बावड़ी के रूप में जल संरक्षण स्थान के रूप में पंजीकृत है, जो नगर निगम में होता है। और जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, खतौनी है, खतौनी में भी ये बावड़ी के रूप में ही दर्ज है। तो अगर बावड़ी के रूप में दर्ज है तो फिर आखिर उस समय जब इस ज़मीन को बेचा गया तो या तो उन कागज़ों से कोई छेड़खानी हुई है तब ये ज़मीन बिक सकती है, और या फिर उस समय शासन और प्रशासन की संलिप्तता इसमें आती है, दिखाई देती है कि बिना शासन प्रशासन की मर्जी के ये कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा अतिक्रमण हो नहीं सकता है। तो बात नियत की है। मैंने क्या कहा? बात है नियत की। नियत आपकी कैसी है? तो ये नियत की ही बात है कि ये जो मोनाबेंट है, ये जो पूर्व में लोगों की विरासतें थी,
क्योंकि राजशाही तो हमेशा रही है ना भारत में, खाली मुगल राज करके गए ऐसा थोड़ी। आज जब आर्किटेक्चर की बात होती है तो सारे मुगल आर्किटेक्चर की बात होती है, हिंदुत्व के आर्किटेक्चर गए कहाँ? साउथ में आपको देखने को मिल जाएगा बहुत कुछ, लेकिन उत्तर भारत में आपको क्या कोई भी आर्किटेक्चर ऐसा देखने को मिलता है? राजस्थान में भी आपको राजे रजवाड़े मिल जाते हैं, किले मिल जाते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में क्या राजे रजवाड़े नहीं थे या किले नहीं थे? लेकिन वो गए कहाँ? अगर उत्तर प्रदेश में बात होती है तो केवल केवल कहाँ, बहुत ज़्यादा आपके सामने चर्चा आती है तो झांसी की रानी की, उन्हीं का किला जरूर आपको दिखाई देता है, वो भी अब सरकार के पास है, ठीक। लेकिन उसके अलावा और भी तो राजे रजवाड़े, और भी तो शाही परिवार, और भी तो पुरानी रियासतें हुआ करती थी, उन रियासतों के कोई भी आपको अवशेष या चिन्ह क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्यों आपको नज़र नहीं आता है कि कन्नौज में भी राजशाही थी, कन्नौज में भी राजा जयचंद थे? तो क्या वहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि संभल में के चंदौसी तहसील में देखने को मिल रहा है? तो अब ये सिलसिला शुरू हुआ है, और ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा, कितना लंबा जाएगा, अभी इस बात को कह पाना बहुत मुश्किल है। और जैसी ये सुरंग इसमें बात की जा रही है, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए कि पूर्ववत में जब पुराना समय हुआ करता था, उस समय सुरंगों की बहुत बड़ी एक कह लीजिए कि ज़रूरत रहती थी, और शायद ही कोई पुराना महल या पुराना किला ऐसा हो जिसमें सुरंगें ना बनी हो। क्यों सुरंगें इसलिए बनाई जाती थी कि यदि कभी ऐसी स्थिति, ऐसी आपातकाल की स्थिति परिस्थिति बने जहां जान बचाने के लिए आपको पलायन करने की स्थिति हो या महल से बाहर जाना हो, तो उन स्थितियों के लिए, आपातकालीन स्थितियों के लिए हर महल, हर किले में एक अंडरग्राउंड पैसेज बनाया जाता था जिसको सुरंग बोलते हैं। और वो पैसेज या तो किसी दूसरे महल में या महल से बाहर, और ये पैसेज कोई 100-200 मीटर के नहीं होते थे, ये पैसेज 2-2, 3-3, 4-4, कभी कभी 5-5, 10-10 किलोमीटर लंबे हुआ करते थे, कि आदमी एक जगह से इतनी दूर निकल जाए कि लोग वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। लेकिन समय, आपने देखा होगा कि आप कभी आपने देखा होगा टीवी पे जो लोग युद्ध क्षेत्रों का दौरा करते हैं या युद्ध क्षेत्रों को एक्सप्लोर करते हैं, तो वहाँ पे भी उनको बंकर्स मिलते हैं, सुरंगें मिलती। जैसा अभी आपको ये गाज़ा में ही जिस तरीके का हमला हुआ, तो गाज़ा में ही आपको कितनी सुरंगें और कितनी सारी अंडरग्राउंड टनल्स मिली, तो वो किस लिए बनाई जाती हैं? आपातकाल के लिए। तो ऐसे ही पूर्व के समय में भी सुरंगें जो बनाई जाती थी या टनल्स जो बनाए जाते थे, वो आपातकाल के लिए बनाए जाते थे कि यदि किसी प्रकार की कोई आपातकालीन स्थिति हो तो उससे बाहर निकला जा सके और अपनी और अपने लोगों की सुरक्षा की जा सके। खैर ये तो बात हो गई बावड़ी की कि वो क्यों बनी, कैसे बनी। लेकिन अब मूल बात यह है कि ये बावड़ी अगर निकलती है और जल संरक्षण के लिए इसको सरकार अपने कब्जे में लेती, चूँकि ये एक जल संरक्षण का एक स्थान है और यहाँ पे जल संरक्षित किया जाता था, तो पहली चीज़ तो जब जल संरक्षण का स्थान है और जल संरक्षित किया जाता तो ये सार्वजनिक जगह हो गई। प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती होगी पूर्ववत के समय में, क्योंकि इसे रानी की बावड़ी बोला जाता है, तो रानी की बावड़ी का मतलब है कि ये पर्सनल प्रॉपर्टी हो सकती है और रही होगी, हो सकती क्या, लेकिन क्या अब इसका जो मूल स्वरूप है वो वही बना रहेगा, वो उनके परिवार को वापस की जाएगी, या अब इसे सरकार अपने कब्जे में लेकर इसे एक संरक्षित स्थान घोषित करेगी? मूल बात इस बात की है कि ये बावड़ी अगर निकल आती है, जो कि निकल रही है और निकल भी आएगी, तो इसके बाद इसका होगा क्या? इसको उनके मूल जो मालिक हैं, जो उनके मूल जिन्होंने ये बनवाई थी, जो इनके मूल कर्ता धर्ता रहे, क्या उनको वापस की जाएगी या सरकार इसको अपने कब्जे में लेगी? अब ये देखने वाली बात है कि इसकी देखरेख का जिम्मा किसको सौंपा जाता है। क्या सरकार इसे एक संरक्षित स्मारक के तौर पर आगे बढ़ाएगी? क्योंकि संभल, पूरे संभल जिले को सरकार अब एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करने जा रही है। उसकी योजना बन रही है कि जिस तरीके से संभल में धीरे धीरे एक के बाद एक प्रकरण होते जा रहे हैं और एक के बाद एक हिंदुओं की धार्मिक और पौराणिक विरासतें निकलती जा रही हैं वहाँ पे, वो किसी भी रूप में निकल रही हैं, तो क्या अब ये पूरा जो क्षेत्र है, पूरा जो कह लीजिए स्थान है, उसको क्या एक तीर्थ के रूप में विकसित करने का जो सरकार का एक प्रायोजन चल रहा है, एक योजना बना रही है, वो कहाँ तक सफल होती है या उसको
कहाँ तक सरकार उस पर कार्य करती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यदि ऐसा होता है, सरकार इसको तीर्थ, हम मान के चल रहे हैं कि सरकार घोषित कर देगी, और जब सरकार इसको तीर्थ क्षेत्र घोषित कर देगी तो ये जो बावड़ी है, ये जो बावड़ी निकल रही है, ये जो जिसको बताया जा रहा है कि ये 2 से 3 मंजिल नीचे तक हो सकती है। अभी इसकी पहली मंजिल ही दिखाई दे रही है, जो कि 4 5 5 7 फुट गहरी जो भी खुदाई हुई है, 7 फुट गहरी, उसमें अभी इसकी पहली मंजिल दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि इसमें 3 तल हैं। ठीक, अगर वो तीनों तल निकल आते हैं, उन तीनों तलों की खुदाई हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और इस जो ढांचा है या जो इमारत है, अगर इस इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और ये तीनों तल सलामत निकल आते हैं, तो क्या इनका जो अधिकार है, इनका जो संरक्षण है, वो सरकार के पास रहेगा, या फिर ये संपत्ति उनके जो पूर्व के मालिकान हैं उनको हस्तांतरित की जाएगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर हम बात करें कि अगर ये संपत्ति जो उनके मूल पूर्व के मालिक हैं, जो उनके अधिकारी हैं, उनको हस्तांतरित की जाती है, तो फिर जिस व्यक्ति ने इसको खरीदा था उनका क्या रोल रहेगा, और उसके साथ जिन लोगों ने इस संपत्ति, इस पूरी बावड़ी के आसपास जो जगह खरीद के अपने घर बनाए हुए हैं, उनका क्या होगा, और उनको सरकार कहीं हस्तांतरित करेगी या उनको सरकार कहीं पर स्थापित करेगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और दूसरी चीज़, क्या उनकी सभी की ज़मीनें इलीगल, असंवैधानिक, अवैधानिक, या वो एक तरीके की अतिक्रमण की सूची में आएंगी, या उनको अतिक्रमण की हुई संपत्तियों में डाला जाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न एक खड़ा हो गया सरकार के सामने कि सरकार उनका क्या करेगी। हालांकि अगर ये इलीगल कब्जा है और ये मामला अब प्रॉपर्टी से जुड़ा ना हो के, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये मसला एक तरीके से अब पौराणिक विरासत, सनातन धरोहर, इससे जुड़ गया है। तो ये जो धरोहर है, सरकार चूंकि जब इस क्षेत्र को डेवलप करेगी तो जाहिर सी बात है जो आसपास की पूरी चौहद्दी है, जो इस संपत्ति से, इस बावड़ी से जुड़ा हुआ जितना क्षेत्र है, इस बावड़ी से लगी हुई जितनी ज़मीन है, उस पूरी ज़मीन को वापस लिया जाएगा। तो एक अनुमान ये कहता है कि अब ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरी संपत्ति है, ये सरकार के अधीन जाएगी और सरकार इसको एएसआई को सौंप देगी, एक अनुमान है। क्योंकि जैसा कि आपने डीएम साहब का भी सुना होगा कि वो खुद कह रहे हैं कि अभी हम एएसआई से आग्रह कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि वो आकर इस पर अपना जो सर्वेक्षण है वो करें और इसका पता लगाएं कि ये लगभग कितने साल पुरानी इमारत है, और इसमें जो एक एएसआई के सुरक्षित मोनामेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, पूरी देख रेख, उनकी पूरी रख रखाव एएसआई के सुपुर्द कर दिया जाता है, और सरकार उसके लिए एक अलग से बजट का प्रोविज़न करती है अपने बजट में, कि जो हमारे संरक्षित स्थल हैं, जो हमारे संरक्षित स्मारक हैं, उनकी देख रेख, उनकी जो कायाकल्प है, वो उसको एज इट इज़ रखा जाए, उसमें किसी प्रकार का और जितना नुकसान हो चुका है उसके अलावा और ज़्यादा उसमें नुकसान ना होने पाए। दूसरा, इस इमारत जो बावड़ी निकली है, इसकी जो अभी ये देखना होगा कि पूरी खुदने के बाद इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं होता, क्योंकि जेसीबी चल रही है, और जेसीबी से खुदाई करने का मतलब है कि जेसीबी को भी खोदने के लिए जगह चाहिए। अब पुरानी बावड़ी है, कमरे भी बने हुए हैं, तो वो कमरों के नीचे तक की खुदाई कैसे हो पाएगी, अभी उसमें भी समय लगेगा। लोगों को लगा के की जाएगी या मशीनों से ही वो खुदाई चलेगी, अभी ये लंबा प्रोसेस है। लगभग इसमें अभी 1 महीने से 2 महीने का समय लग सकता है। 1 2 महीने लगने के बाद इसका पूरा स्वरूप निकल के आएगा कि वास्तविकता में नीचे 3 मंजिल ही है पूरी, जैसा कि लोग बता रहे हैं, या फिर ये ऊपर ऊपर ही कुएं बने हुए हैं और 1 मंजिल ही थी जिसको दबा दिया गया। अगर 3 मंजिल है तो सोचने वाली बात है कि ये 3 मंजिल की इमारत जमीन से नीचे अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है। मतलब अजूबा तो क्या, आपने देखा होगा कि लोग गहराई में 5 5 700 मीटर तक चले जाते हैं, ऐसी भी इमारतें बनी हुई हैं। लेकिन जिस क्षेत्र में आसपास आबादी हो और ऊपर से इसे समतल कर दिया गया हो, तो अगर ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए कि आप 3 मंजिल की ये इमारत हो सकती है
और पूरी इमारत को ऊपर से समतल दिखा दिया गया हो, तो ये कितना बड़ा एक रिस्क भी था आसपास के लोगों के लिए। अगर कभी नीचे ये बिल्डिंग बैठती या ये इमारत कभी धंसती तो उसके साथ आसपास के कितने मकान धंस जाते, कितने मकान जमींदोज हो जाते, ये भी सोचने वाली बात है। और जो नीचे 3 मंजिल तक बना है, तो एक में एक चीज़ और देखनी होगी कि आखिर नीचे लोग जब रहते होंगे तो उनके लिए जल निकासी की व्यवस्थाएं क्या थी। भाई अंडरग्राउंड 3 मंजिल कोई इमारत बनी है तो उसमें लोगों के लिए जो बाथरूम टॉयलेट इनकी भी व्यवस्थाएं होंगी। तो उस समय नहाने धोने का, प्रसाधन का, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके रोज़ाना रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूरत पड़ती हैं। तो उनके लिए जो जल निकासी है उसकी क्या व्यवस्थाएं थी, इन चीज़ों को भी देखना होगा। और ये इमारत अभी कितनी मजबूत है, इसमें किसी प्रकार का कोई, अगर इस पूरी इमारत साफ सुथरी निकाल ली जाती है, निकल आती है, तो इस इमारत को अभी लगभग किसी प्रकार का कोई इस पे खतरा तो नहीं मंडरा रहा है कि ये गिर सकती है, या इस इमारत को अभी कुछ जीर्णोद्धार की ज़रूरत है, या इसमें कुछ और इसका जो एक कहना चाहिए रेनोवेशन की इसमें किसी प्रकार की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक, अब ये देखिए 250 फीट गहरी ये बावड़ी है, तो 250 फीट का मतलब है लगभग लगभग 25 मंजिल। अगर 10 फुट की हम एक मंजिल मानते हैं तो 25 मंजिल, तो 10 फुट। और बावड़ी की गहराई ये 225 फीट का मतलब ये है कि ये जो कुआं था, कूप है, उसकी गहराई की बात हो रही, 250 फीट गहरा। यानी जो कूप, बावड़ी, उसको कूप भी बोलते हैं, बावली भी बोलते हैं, कुआं भी बोलते हैं, अलग अलग तरीके हैं। बस कुआं एक गोल स्ट्रक्चर होता है, बावड़ी उसके आसपास कंस्ट्रक्शन पूरे में नीचे तक, क्योंकि गहरी होती है तो ऊपर से नीचे तक उतरने के लिए पूरा पैसेज बना होता है, ऊपर आने के लिए पूरा पैसेज बना होता है। तो एक तरीके की वेल कंस्ट्रक्टेड वाटर सोर्स, इसको हम ये कह सकते हैं, पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन किया हुआ वाटर सोर्स। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आखिर 250 फीट नीचे जाने के लिए सरकार को कितने दिनों की खुदाई की मेहनत लगेगी, और एएसआई इस पे अपने किस प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत करती है, या एएसआई इसको किस दृष्टिकोण से देखती है कि बावड़ी अभी कब तक चल सकती है, या इसको कब तक संरक्षित, मतलब कब तक संरक्षित का मतलब ये है कि इसके लिए एएसआई अपनी तरफ से क्या इसका वो प्रस्तुत करती है, कहना चाहिए दस्तावेज, इसके लिए क्या क्या दस्तावेज प्रस्तुत करेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही